तो लेट अस सी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। तो देखो ये है हमारा 2023 का पेपर। ये जीएस2 का पेपर है, जिसने देखा होगा, अगर आप लोग अवेयर हो तो यू वुड हैव सीन। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो आप ध्यान से एक बार। तो फ्रेंड्स देखो कि इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या बन सकता है। क्वेश्चन आप पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि आपका क्या इंट्रोडक्शन बन सकता है, राइट। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। आप इसको याद रखो, नोट कर लो क्या करना है। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे हर एक क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन की क्या होगी, आत्मा, राइट, और द सोल, और द कोर। कोर मतलब क्या होता है, एकदम सेंटर पॉइंट क्या है उसका, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन का यू हैव टू आइडेंटिफाई द कोर। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा क्या है। तो चलो लेट अस स्टार्ट द कीवर्ड्स। इसमें क्या कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं? सबसे पहला कीवर्ड्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, अर्थात कोई गारंटी मिल रही कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक इंपॉर्टेंट एंगल होगा क्वेश्चन का। दूसरा क्या है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये सेकंड कीवर्ड है इसका। सेकंड कीवर्ड क्या हो गया? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और एक थर्ड कीवर्ड है प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपको एक वर्ड इसमें मिल रहा है, प्री रिक्विजिट। अगर आपको ये वर्ड ना पता हो उसकी मीनिंग, देन आप जो हिंदी वाला क्वेश्चन है उस पे जाओ। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ना हो कि प्री रिक्विजिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो क्या करना है आपको, आपको जाना है इसके हिंदी वाले वर्जन पे। तो हो सकता है हिंदी वाला जो मीडियम का क्वेश्चन है उसमें पढ़ो तो इसकी मीनिंग पता चल जाए। फिर भी नहीं पता चलती, तो पहली चीज तो आप अपनी वोकैब को तंदुरुस्त करो, उसको दुरुस्त करो, राइट। प्री रिक्विजिट्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के लिए जरूरी जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके बिना वो चीज हो ही ना पाए, ओके, तो उसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। ओके। रिक्वायरमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, उसको हम बोलेंगे प्री रिक्विजिट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीन कीवर्ड हो जा रहे हैं। पहला कीवर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात हो रही है। दूसरी जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तीसरी प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको समझना होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, राइट। तो एक तरह से आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को लिंक करना है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, और तीसरा डेमोक्रेसी की प्री रिक्विजिट को। अर्थात जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो डेमोक्रेसी को कैसे इंश्योर करती है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए होती है, ठीक है। फिर से समझो ध्यान से। क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। कहाँ से प्रोटेक्ट होता है जुडिशियल इंडिपेंडेंस? कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या बताता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम वो कैसा है? इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये आपको पता होगा, ठीक है। इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है? इट इज अ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री, ओके। तो प्रियम्बल में लिखा ही है, आप अगर प्रियम्बल पढ़ोगे सीधे लिखा हुआ, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSSDR। ये तो हमारे प्रियम्बल में ही लिखा है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस, ठीक। तो इंडिया क्या है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या इंश्योर करता है? जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो क्या है? इट इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब लेकिन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या है?
इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, और उसका जो बेसिक नेचर है, किसी भी कंट्री को आप डेमोक्रेसी कब कहते हो, उसके अंदर कुछ फीचर्स मिलने चाहिए हम, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेसी को तभी हम बोल सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, अगर उसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स मिले। एक मिनट। ओहो, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो हमें देखो, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमें हमें लिंक को समझना है। सबसे इम्पोर्टेंट लिंक क्या है यहाँ पे, कि ये चीज क्या इंश्योर करती है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या इंश्योर करेगी, कि डेमोक्रेसी जो है बची रहे वो या बनी रहे, राइट। तो चलो, इसमें इसका मतलब आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, अर्थात प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। क्या बताना है आपको, बॉडी में क्या बताना पड़ेगा, कि डेमोक्रेसी के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं, फीचर्स इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी की जो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, अगर ये खत्म हो जाए आपके अंदर तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ, अगर ये खत्म हो जाए तब भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, अगर वो खत्म हो जाए तो भी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो ये सब कहाँ आएंगी, ये आएंगी हमारे बॉडी में। हमें ये बताना है कि हमारे प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के, ये हैं। और इन चीजों को बताने के लिए, अब देखो ये प्री रिक्विजिट्स कहाँ से आते हैं, ये नेचर है इसका, डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल सिस्टम का। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं कि ये चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन फीचर्स को क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करे, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी के फीचर्स दिए हैं हमारे, और उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट अगर बढ़िया से फंक्शन करना चाहती है तो उसको क्या होना चाहिए, उसके पास जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये लिंक है, ठीक है। क्वेश्चन में लिंक कहाँ से है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिख दोगे, अब देखो, एक ऐसा आंसर लिखना है जिसमें हमें जो जो चीजें बतानी है वो आ जाए सब। तो यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, कि इंडिया बीइंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या यू कैन आल्सो स्टार्ट कि इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। ये हो गया विद, एक मिनट, क्या लिख सकते हो आप इंट्रो में, आप लिख सकते हो कि इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। उसके बाद आप, तो यू कैन राइट कि चूंकि हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेल्स दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड सिंस जुडिशियल इंडिपेंडेंस, क्या है जेआई, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एनी, क्या, एनी डेमोक्रेसी, ठीक है, विच इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। क्या लिखोगे, फिर से देख लो एक बार, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। हाउएवर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट जुडिशियल सुप्रीमेसी और सॉरी जुडिशियल इंडिपेंडेंस which is a prerequisite of democracy is protected and defended by the constitution itself, ठीक है। तो जो फीचर्स हैं हमारे, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देयर आर डिफरेंट फीचर्स, ठीक है, सेलियंट फीचर्स विच एंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब ये चीजें आपको सिर्फ क्या करना है, इंट्रोडक्शन में हिंट देनी है इसकी, आपको पूरा नहीं लिखना है। तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट की जैस जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज एन, अब देखो ये सेकेंड टाइप का इंट्रोडक्शन है, अगर आप चाहते हो कि एक दूसरे टाइप का इंट्रोडक्शन, एक तो एक टाइप हुआ, अगर आपको दूसरा अप्रोच अपनाना है तो कैसे लिख सकते हो आप इंट्रोडक्शन में, यू कैन स्टेट दैट कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस
इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर, ठीक है, ऑफ डेमोक्रेसी, या यू कैन ऑल्सो राइट इंडियन डेमोक्रेसी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पेसिफिकली, इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड दिस जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ensured ensured by various features or provisions, various features or provisions provided within the provided within the Indian Constitution, ठीक है। अब देखो हमने क्या कह दिया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो होती है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी डेमोक्रेसी के लिए फॉर दैट मैटर। और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, दिस इज एंश्योर्ड, ये हमारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में है, जिससे एंश्योर हो जाता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड इंट्रो, आप इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा इंट्रोडक्शन भी आप अब देखो, हमें इंट्रोडक्शन लिखते समय ये ध्यान रखना कि जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस आ जाए और डेमोक्रेसी की प्रीरेक्विजिट्स आ जाएं। ये चीजें अगर इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी आपके, तो जो भी कॉपी चेकर है उसको क्या है, उसको पता चल जाएगा आप क्वेश्चन समझ गए हो और अब आप बढ़िया से लिख लोगे, ठीक है। तो यू हैव टू गिव द हिंट, आपने एग्जामिनर को क्या बताना है कि आप क्वेश्चन को समझ गए हो, ये चीज ध्यान रखो, आप क्या है क्वेश्चन समझ गए हो। इंट्रोडक्शन से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आप क्वेश्चन समझ गए हो। तो जो उसके कीवर्ड्स हैं उसको आप क्या करो, इंट्रोडक्शन में एड्रेस कर दो, उसको बता दो। तो देखो तीसरा तरीका देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कैसे लिख सकते हैं इसको, फॉर एनी फंक्शनिंग, ठीक है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जो एक्चुअल मतलब एक्चुअल में है डेमोक्रेसी, फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन, देयर आर, सॉरी एक मिनट, क्या लिख सकते हो तीसरा टाइप में, फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी देयर आर सर्टेन prerequisites prerequisites which must be met, which must be met, ठीक है। हमने क्या बता दिया कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करना जरूरी होता है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्री, अच्छा हाँ ये ध्यान रखना आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ जल्दी के इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी सेव हो जाए। तो क्या लिखेंगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ ऑफ इंडियन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या लिखोगे, ऑफ डेमोक्रेसी, एंड यहाँ लिखो एंड दिस इज इंश्योर्ड, दिस इज इंश्योर्ड बाई वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये क्या है, 4 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया आपका। सिर्फ बता देना आपको कि कोई भी फंक्शन डेमोक्रेसी है उसके लिए कुछ रिक्विजिट्स होते हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे ढेर सारे प्रोविजंस हैं जो कि इस जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। आप जब ये बोलोगे तो क्वेश्चन जो भी पढ़ रहा है, जो आपका एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ रहा है, इंट्रोडक्शन देख के एकदम उसको तसल्ली हो जाएगी, हाँ आप क्वेश्चन समझ गए हो। तब फिर वो आगे बढ़ेगा आपकी बॉडी वाला चेक करने के लिए, ठीक है। तो बॉडी में क्या लिखोगे, अब देखो बॉडी में आपको दो चीजें मेंशन करनी है। अब आते हैं, इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, अब बॉडी पे आते हैं। तो वहां पे क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ बात कर रहा है किसकी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज इंश्योर करना है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस।
आपको क्या बताना है, कैसे, हाउ, ठीक है, हाउ इट इज इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके पहले ये बताओ या उसके बाद में बताओ कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो यू कैन सिंपली स्टार्ट। अब इसको सीक्वेंस जो है ना, अब दोनों ये दो पॉइंट्स हैं आपको जो बॉडी में लिखने हैं। पहला जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दूसरा प्री रिक्विजिट्स। तो आप पहले कौन सा लिख, तो मेरे ख्याल से आप इसको पहले लिखो। ठीक है, पहले लिख दो कि फॉर एनी डेमोक्रेसी, फॉर एनी फंक्शनिंग और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक है, एक और टर्म होता है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पीपल के पास पावर हो, एकदम एक्चुअल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, राइट। तो अगर पीपल आर एम्पावर्ड, पीपल आर टेकिंग द डिसीजंस, पीपल का से है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर रही, तो उस तरह की डेमोक्रेसी हम क्या बोलते हैं, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। तो यू कैन यूज दिस वर्ड सब्सटैंटिव। तो फॉर एनी फंक्शनिंग और एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और अ सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एज पर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको। क्योंकि कौन लोग पॉलिटिकल थ्योरी देते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, इट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, इट पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत जानते ही होगे आप। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल थ्योरी, इट इज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, सो यू कैन राइट एज पर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल स्कॉलर्स, ठीक, देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स ऑफ एनी वाइब्रेंट और सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो यू कैन राइट फॉर, sorry, as per what, political scholars, as per political scholars, ठीक है, as per political scholars there are certain prerequisites, there are certain pre, अच्छा आई एम राइटिंग ऑन द नोटपैड, तो राइटिंग बहुत बढ़िया बन नहीं पड़ रही है। ओके, तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इज, there are certain prerequisites, there are certain prerequisites for any vibrant, any vibrant functioning और any substantive democracy। ठीक है, आपने लिख दिया कि ये कुछ होते हैं। अब यहाँ पे लिख दो दीज आर एज फॉलोज, दीज आर एज फॉलोज। अब क्या करोगे, आप बता दोगे। ठीक है, दीज आर एज फॉलोज। अब आप क्या कर दोगे, नंबर। अब यहाँ पे यू कैन यूज द नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आप पॉइंट फॉर्मेट नहीं लिखोगे, इंट्रोडक्शन में पॉइंट फॉर्मेट नहीं लिखोगे, लेकिन आप चूंकि यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, दीज आर एज फॉलोज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करके बताना है, 1 2 3 4 जो भी फीचर्स हैं आप उनको नंबर से या पॉइंट फॉर्मेट में बता सकते हो। तो ये आपके लिए एक और लर्निंग पॉइंट है कि पॉइंट फॉर्मेट कहाँ यूज करना है। पॉइंट फॉर्मेट वहीं यूज करना है जहां आपको पॉइंट वाइज गिनाते हुए चलना है, आपको बताना है कि हाँ ये चीजें हैं जो कि आती हैं इसके अंदर में, राइट। तो आपने क्या बता देना है पॉइंट फॉर्मेट में, तो सबसे पहले एज फॉलोज के आगे क्या लिखोगे, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और इसको आप इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ जो है वो सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट रूल ऑफ द किंग और द रूल ऑफ द मोनार्क और रूल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो रूल ऑफ लॉ चलेगा या रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इसका मतलब इंडिया में हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कि नहीं। तो अगर है तो इसका मतलब पहला जो फीचर है हमारा मीट हो गया, और रूल ऑफ लॉ भी है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है उसमें क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द, राइट टू इक्वलिटी है ना 14, एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उससे इंश्योर होता है क्या, रूल ऑफ लॉ, हमने पढ़ा होगा। यू कैन राइट द एग्जांपल्स आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इनोमिनेट करोगे, अगर आप ब्रैकेट में आर्टिकल नंबर लिख दोगे तो आपको और बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे पहले आपने लिखा रूल ऑफ लॉ, ठीक है, तो किससे इंश्योर होता है ये रूल ऑफ लॉ, तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, तो उससे रूल ऑफ लॉ भी इंश्योर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, दो। तीसरा पॉइंट क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो अब ये कैसे इंश्योर होता है, अभी हम आगे इसको डिटेल में करेंगे ना। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, इट इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को एलिब्रेट करेंगे, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन पूछ रहा है डिटेल में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बता देना है कि जैसे आर्टिकल 124 के सर्टेन प्रोविजंस है,
वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? ओके, चलो सोचो और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके अलावा। हम्म, तो सोचो इसके अलावा, ये तो हमने 3 पॉइंट बताया, अभी इसके अलावा अभी भी 4-5 पॉइंट और हैं एक्स्ट्रा। क्या हो सकता है इसके अलावा? हैव यू एनी आइडिया? चलो बताते हैं, लेट्स सी। वेट अ मिनट। वेयर इज, यस, ओके, सो लेट्स सी। ये तो हो गया। अब देखो इसके अलावा क्या हो सकता है। आपने पढ़ा होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसी को सेकंड दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हैं हम? द थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब जो तीन विंग्स होती है ना गवर्नमेंट की, कौन सी? द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी। इन तीनों में पावर्स सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हर एक विंग दूसरे वाले विंग को क्या करे? चेक कर सके, मतलब वो अपने जो उसकी पावर्स गिवन है उससे ज्यादा ना जाके अपने मनमानी ना कर सके, राइट? तो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस होनी चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में। तो क्या इंडिया में है? बिल्कुल है, चेक्स एंड बैलेंसेस है इंडिया में। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है शेड्यूल 7 में, तो उसमें क्या है? इस सेपरेशन ऑफ पावर्स को मेंशन किया गया है, राइट? तो ये हमारा 4 हो गया, क्या? सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, या चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? एनी गेसेस? ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या होगा? अब देखो इसमें क्या है ना, और मतलब दीज आर नॉट वेरी सीरियस और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो हमने बता दिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन एग्जिस्ट ना करे। फ्री एंड फेयर होने के लिए क्या है कि मोर देन टू पार्टीज तो होनी चाहिए। टू और मोर देन टू पार्टीज होनी चाहिए। टू और मोर देन टू पार्टीज हों, ठीक है। और जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है किसी भी सीट पे, वहां कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग रहें इलेक्शन लड़ने वाले। तो अगर कोई इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर रहा किसी के खिलाफ, जैसे कि अभी कहाँ हुआ था, देखो सूरत वाली सीट पे हुआ था, आपने सुना होगा, और इंदौर में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने नॉमिनेशन ही विड्रॉ कर लिया, इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो नॉमिनेशन ही विड्रॉ कर लिया। इससे बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, आप उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। बट ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो इसका मतलब इलेक्शन क्या है? फ्री एंड फेयर नहीं है। कम से कम दो लोग तो होने चाहिए ना, तभी तो जनता डिसाइड करेगी। अगर कोई एक ही बंदा किसी भी सीट से खड़ा हो रहा है, देन दैट इज नॉट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट? सो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी में? फ्री एंड फेयर। और वो दिखना भी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ फ्री है, फेयर है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई सरकार अपनी मनमानी नहीं कर रही है, ठीक है। अपोजिशन को कमजोर नहीं बना दिया जा रहा है इतना कि वो इलेक्शन ही लड़ पाए, राइट? तो जैसे रशिया में होता है क्या, कि वहाँ की अपोजिशन जो है एकदम क्रिपल कर दी गई। चाइना में यही होता है, बांग्लादेश में यही हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तान में यही हो रहा है। सब जगह अपोजिशन को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पा रही है। और इंडिया में कुछ हद तक भी यही हो रहा है। इंडिया की अपोजिशन भी बहुत वीक बना दी गई है, यूजिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक सीबीआई, ईडी, इन सब का मिसयूज हो रहा है, ऐसा अपोजिशन एलिज करता है, ठीक है। तो जो भी है हमें उसमें नहीं जाना है। तो हमें क्या करना है, हमने 4-5 जो इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट्स थी वो हमने देख लिया। एक और है इंपॉर्टेंट, जो सिटीजन का पार्टिसिपेशन, नंबर 6, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन। मतलब इंसान को, जो हमारी सिटीजन्स है, नागरिक है जो देश के, उनको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना। किसमें? कहाँ पार्टिसिपेट करोगे आप? गवर्नेंस में, देश के गवर्नेंस में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। और अगर सरकार गलत काम कर रही है, मनमानी ढंग से काम कर रही है, तो आपको प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आपको एक्टिव बने रहना, हमेशा सरकार पे आपको नजर रखनी है। यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन द गवर्नमेंट, यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी विजिलेंट, ठीक है। यू हैव टू कीप अ वॉच, यू हैव टू बी विजिलेंट ऑन द गवर्नमेंट, कि क्या कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है। अगर गलत कर रही है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, यू शुड रेज योर वॉइस, ठीक है। तो ऐसा एक सिटीजनशिप होना चाहिए, कैसा? एक्टिव। सिटीजन कैसे होने चाहिए? एक्टिव या पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी, इसी नाम से एक हमारी डेमोक्रेसी भी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ऐसी कोई डेमोक्रेसी जहाँ पे सिटीजन बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी।
तो अगर ऐसा सिटीजन नहीं है जो एक्टिव नहीं है, तो उसको डेमोक्रेसी कहना गलत होगा। सिर्फ चुनाव हो जाना डेमोक्रेसी नहीं होती अपने आप में, ठीक है। तो वहां पे इंसान को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए किसमें, गवर्नेंस में, रूल मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में। और गलत सरकार के खिलाफ, गलत डिसीजन के खिलाफ आपको आवाज भी उठाना चाहिए, ठीक है। ये दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब चलो आगे देखते हैं। जहाँ एक चीज आप और ऐड कर सकते हो, नंबर 7। कोई भी जो इस तरह से डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, तो कोई भी डेमोक्रेसी हो उसमें बिना राइट्स के, क्या, राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द कोर फीचर्स है कि वहाँ राइट्स होना चाहिए। तो बिना डेमोक्रेसी, बिना राइट्स के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर इफ देयर इज अ डेमोक्रेसी देयर विल बी राइट्स, ओके। तो राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट 3 देता है, इसको आप मेंशन कर दो ब्रैकेट में कि पार्ट 3 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स, एफ डीज, सॉरी एफ आर। तो ये भी क्या है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। तो इनको हम अलग ढंग से क्या बोल सकते हैं, इनको हम पॉलिटिकल राइट्स भी बोल सकते हैं। व्हाट आर दीज, दीज आर पॉलिटिकल राइट्स, ओके। दीज आर पॉलिटिकल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर पॉलिटिकल राइट्स, और डेमोक्रेसी में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया हमारा प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने बता दिया कि किसी भी देश के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे क्या बोलोगे आप, सेकंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे ये सब पॉइंट बताने के बाद, जब आप ये सब पॉइंट बता दिए कि क्या क्या होती हैं, तब आगे पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे आप, बीच में एक लाइन का स्पेस छोड़ना है हमें, अच्छा खासा पर्याप्त स्कोर छो। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, आपने एक पैराग्राफ लिखा फिर दूसरा पैराग्राफ एकदम सटा के लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा है कि पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ये बहुत ही गंदी अप्रोच है। अगर आप ऐसा करते हो, मैंने देखा ना, आई हैव ऑब्जर्व, जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं, कि इन्होंने पैराग्राफ लिखा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दूसरा पैराग्राफ यहीं शुरू कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कि पैराग्राफ चेंज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लियर कट एकदम दिखना चाहिए कि पैराग्राफ चेंज हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना है। जैसे आपने ये पैराग्राफ लिखा, और कोशिश करो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक। देखो पैराग्राफ लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना। तो जैसे आपने पहला लाइन यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, फिर ऐसे ऐसे लिख रहा है, ये आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, राइट। ये हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन पूरी पूरी छोड़ देनी है, फिर यहाँ से स्टार्ट करो ये। तो जिससे क्या है, पता चले कि हाँ एक पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, राइट। और अगर दूसरा तरीका अप्रोच करना है इसके अलावा, तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, देखो, अगर जैसे मान लो आप स्टार्ट यहाँ लाइन से कर रहे हो, तो यहाँ हेडिंग डाल दो पहले कुछ बोल्ड अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में। यू कैन यूज कैपिटल लेटर्स ऑल्सो फॉर गिविंग द हेडिंग। अगर आप पेन चेंज नहीं कर पा रहे हो, ब्लैक नहीं यूज कर पा रहे हो, ठीक है, तो यूजली आप क्या करो, यूज ब्लैक पेन्स फॉर हेडिंग और अंडरलाइनिंग के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, मान लो टाइम की कमी लग रही है, आपकी स्पीड स्लो है, तो क्या करो, जो हेडिंग देनी है उसको कैपिटल लेटर में लिख दो। तो उससे क्या होगा, उभर के आएगा, वो दिखेगा एकदम क्लियर कट कि हाँ ये हेडिंग है हमारी, राइट। तो अब देखो, तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू गिव अप्रोप्रिएट सेपरेशन और स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, जिससे क्लियर कट दिख जाए कि हाँ ये हमारी सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो हम सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अंडर आर्टिकल 124, या आप शुरू में आर्टिकल मत लिखो, यू कैन सिंपली से कि दैट इन इंडिया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब आपको ये ध्यान रखना कि ये जो है 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉलोइंग वेज तो बहुत लेंदी नहीं लिखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब देखो यहाँ पे फिर हम नंबर फॉलोइंग वेज कर दिए ना, तो दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट, दीज आर द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 1 2 3, आप यहाँ पे फिर पॉइंट अप्रोच यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना आपको, ठीक है। दो चीजें आपका टर्म है, समझ लो इसको ध्यान से देखो तो। एक होता है एक्सप्लेन करना, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो पॉइंट वाइज फॉर्म में यूजुअली ना करो, एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो तो पैराग्राफ स्टाइल यूज करो, ठीक है, करेक्ट है। अगर आप इन्यूमरेट कर रहे हो, अब इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको पता है ना, तो आप समझ जाओगे। इन्यूमरेट करना मतलब पॉइंट वाइज 1 2 3 नंबर करना, आप डिस्क्राइब कर रहे हो सर, ठीक है, कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं इन्यूमरेट करना। तो आप एग्जांपल दे रहे हो कि दीज आर द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट्स वेयर विच इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो इसको बोलते हैं इन्यूमरेशन। तो यहाँ पे आप पॉइंट का अप्रोच यूज करो हमेशा,
ठीक है, कहाँ पे पॉइंट अप्रोच यूज करना है, जहाँ पे आपको नंबर वाइज बताना होगा ये पॉइंट्स है, ठीक है। एनालिसिस करनी है, डिस्क्रिप्शन वो करना है, विश्लेषण इसको बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्लेषण। तो आप अगर विश्लेषण कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे नहीं करनी है। अगर आपको विवेचना करना है, एनालिसिस, विवेचना, अगर आपको विवेचना करना है तो आपको क्या करना है? पैराग्राफ स्टाइल यूज करो, क्योंकि तब आप अपनी फीलिंग्स को वहां बता पाओगे, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में, हमें क्या लिखना है बॉडी में? हमें क्या बता देना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस किस किस फीचर से इंश्योर होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 2 3 करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है, जैसे है पहला फीचर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये हमारा जुडिशियल फीचर है, आर्टिकल 124। मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सॉरी, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सब एक आर्टिकल 124 के अंदर ही है। तो आर्टिकल 124(1), 124(2), 124(3), इसको याद कर लेना आप, ठीक है। और ये सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये आप देख लेना जाके, और लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन में नहीं घुसने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने मोर ओवर आपको बता ही दिया पूरा पूरा कि करना कैसे है, ठीक। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, उसके अलावा क्या हो जाता है, देखो, जो जजेस हैं उनकी रिमूवल के प्रोसीजर्स, रिमूवल प्रोसीजर्स क्या है, दे आर टफ प्रोसीजर। जजेस के रिमूवल प्रोसीजर क्या है, दे आर रिजिड एंड टफ, नॉट इजी, रिजिड एंड टफ है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल संख्या मेंशन कर दोगे कौन से आर्टिकल थ्रू होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विस, उसको जब कोई जज इलेक्ट हो गया है तो उसके बीच में आप उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, COS, ठीक है। ट्रांसफर और इस सब में भी थोड़ा सा, पहले तो सरकार मनमानी करती थी, फिर जो है इसमें थोड़ा सा लगाम लगाया गया है। और इसके अलावा क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर, ये भी क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, इस पे सरकार वोट नहीं कर सकती है, MPs वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट और द जजेस दे आर नॉट डिपेंडेंट, वो किस पे, सरकार पे निर्भर नहीं अपनी सैलरी के लिए। तो ऐसा नहीं सरकार डरा धमका के कहे कि तुम्हारी सैलरी हम रोक लेंगे, नहीं तो हमारे फेवर में फैसला दो, ठीक है। तो इसलिए क्या है, चार्ट एक्सपेंडिचर मतलब कि उनकी जो सैलरी है और उनके जो ऑफिस के खर्चे हैं, उनके पेंशन है, वो क्या है, उस पर सरकार वोटिंग नहीं कर सकती, पास नहीं, बजट पास करते समय वो पास होंगे ही होंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है। चार्ट एक्सपेंडिचर क्या करता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है, ठीक है। चलो, और पॉइंट क्या हो सकते हैं इसके अलावा, जो इसकी पावर्स हैं, इसको बहुत ही वाइड पावर्स मिली हुई हैं, ठीक है। जैसे कि रिट जुडिक्शन होता है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, यू कैन मेंशन, ये भी क्या है, सिक्योर करता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी हैं। तो इससे भी क्या होता है, जब आप किसी को पनिश कर सकते हो, अगर आपकी बात ना माने, तो इससे क्या होता है, पावर जो है उसकी इंश्योर हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट और फीचर है वो क्या है, मैंने बता दिया ना, कंटेम्प्ट वाली पावर, आर्टिकल आप देख लेना, इसका आर्टिकल कौन सा है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 129 है, ठीक है। एक मिनट, तो आर्टिकल 129 ऐसा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, इसको आप देख लेना, आई एम लिटिल बिट नॉट श्योर, ओके। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अलावा एक और है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी जो है, सॉरी, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है, गवर्नमेंट, तो अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अंदर होगी तो अपना मनमानी करवा लेगी। तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारी। और कौन सा आर्टिकल बताता है ये, दिस इज अ DPSP, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारा। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 50। ये सब आपको याद कर रखना है, अगर आप याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम है फिर, हाँ, आंसर आपको बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, जैसे आर्टिकल 50 है, ठीक है, 124 है, 324 है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो जब आप आंसर लिख रहे हो, ब्रैकेट में वो आर्टिकल नंबर डाल दोगे तो उससे मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, यू विल गेट हायर मार्क्स। तो अगर 0.55 मार्क्स का भी अंतर पड़ता चला जाए तो आपका जो आंसर है, ओवरऑल 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में लगभग 10 नंबर का अंतर पड़ जाएगा, और 7 पेपर में 70 नंबर का अंतर पड़ जाएगा।
तो इससे आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी हो गया। अब हमारा आता है कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन लिखना क्या है, अब आपके लिए ये देखना है कि कितना लेंदी करना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, हमें बता देना है कि हाँ हम क्वेश्चन समझ गए थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थे, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के समरी। कंक्लूजन हम क्या लिखते हैं, एक तरह से समरी, 1 to 3 लाइन्स में समरी लिख देते हैं। या कई बार आप क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड। तो अगर आप कहीं एनालिसिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम पूछी गई है, तो आप कंक्लूजन में अपना वे फॉरवर्ड भी ले सकते हो। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है खुद ही पूछे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तब तो आपको सेपरेट हेडिंग देनी है वे फॉरवर्ड की या सोल्यूशन की। लेकिन अगर नहीं पूछा गया कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो आपको क्या करना है, कंक्लूजन में ही आपको छोटी सी समरी दे देनी है। अगर वो क्वेश्चन ऐसा है प्रॉब्लम वाला, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम पूछी गई है क्वेश्चन में, कि ये इंडिया में प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ब्रीफली एक दो लाइन में, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो सिंपली समरी बता दो जो भी आपने लिखा है और एंड कर दो। अगर आप सजेशन दे सकते हो तो वहां पे क्या बोलोगे, थोड़ा सा एक दो लाइन में आप सजेशन दे सकते हो कि ये किया जा सकता है। सजेशन और वे फॉरवर्ड आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, राइट। ओके। तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अच्छा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, कंक्लूजन में लेंथ क्या होगी, ठीक है। कंक्लूजन में लेंथ क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट लेंथ क्या है, राइट। तो अब देखो, अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो 2 से 3 लाइन में खत्म कर दो, इससे ज्यादा मत जाओ। अगर शॉर्टेज है आपके पास टाइम का, तो हो सकता है कंक्लूजन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। 10 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो यू कैन स्किप। ये बहुत ही मतलब वो ऐसी सिचुएशन हो जाए ना, टाइम ही ना बचे तब स्किप करना, अदरवाइज एक दो लाइन लिख दो, ठीक है। अगर इट इज अ 15 मार्कर, तो कम से कम 3 4 लाइन तो जाओ कंक्लूजन में। 20 मार्कर है, जैसा कि ऑप्शनल्स में आता है, राइट, तो आप जो है कम से कम 5 6 लाइन तक का कंक्लूजन लिख सकते हो। इवन यहाँ पे छोटे छोटे 3 3 लाइन के 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हो। तो दिस शुड बी योर अप्रोच लेंथ इसमें लिखने के लिए, ठीक है। ओके। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या लिखोगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, अब क्या इंडिया बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, क्या आप सजेशन दे सकते हो यहाँ क्वेश्चन में कि नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर गिविंग अ सजेशन इज पॉसिबिलिटी इन दिस क्वेश्चन। तो क्या इंडिया बहुत बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज नॉट अ मेच्योर डेमोक्रेसी, इंडिया अभी मेकिंग में है। मेच्योर डेमोक्रेसी की एग्जांपल क्या है, जैसे इंग्लैंड है, यूएस है, यहाँ पे तो है किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ ज्यादा आंच आती है या कोई स्कैंडल में फंसता है, तुरंत रिजाइन करता है। हमारे यहाँ रिजाइन कल्चर शुरू में था, जब हम लोग आजाद हुए थे, देश आजाद हुआ था, तो लोग आइडियलिस्ट थे, तो रिजाइन करते थे। अभी तो कुछ भी हो जाए, ट्रेन का हादसा हो जाए, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाए, मिनिस्टर रिजाइन ही नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स हमारे डेमोक्रेसी में अभी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, ठीक है। और डेमोक्रेसी कैन इम्प्रूव। क्या हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस एकदम सही है, नहीं, इसमें भी इश्यूज हैं, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि दो, हमें क्या बताना है, इसमें भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डेमोक्रेसी भी इम्प्रूव हो सकता है। तो हमें सजेशन क्या देना पड़ेगा कि दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रोविजन, ठीक है। येट, येट क्या बोलोगे, येट मतलब अभी स्कोप है, देर आर येट, देर आर येट देयर इज स्कोप फॉर, देयर इज स्कोप फॉर व्हाट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब वो आप एक दो पॉइंट में वो एरियाज मेंशन कर सकते हो किस किस एरियाज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, जुडिशरी में, देखो यहाँ पे मेन चीज है जुडिशरी में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जुडिशरी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो कीवर्ड्स होंगे आपने पढ़ा होगा ना, कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन जुडिशरी, जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ से कीवर्ड्स उठाना इस टॉपिक से, ठीक है, कीवर्ड्स उठाना इस टॉपिक से, और कंक्लूजन में इन कीवर्ड्स को डाल देना,
तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन बन जाएगा कि जो हमारा जो संविधान है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। फिर भी हमारी डेमोक्रेसी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस दोनों में सुधार का स्कोप है। तो अगर जुडिशियली में ये रिफॉर्म्स ला दिए जाएं तो हमारी जो जुडिशरी है वो और बेहतर ऑटोनॉमस हो जाएगी, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी और मेच्योर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द आंसर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाके फॉलो कर लो, वहां पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक मेरे पंकज आईएएस एकेडमी, ठीक है, हम यहाँ पे टेलीग्राम, इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में हम जो है अपने 2 आंसर राइटिंग चैनल्स का लिंक दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे हैं वो, आप उस चैनल को फॉलो कर लो। एक जीएस का मेंस आंसर राइटिंग चैनल है या ग्रुप है वो, ठीक है, आंसर राइटिंग ग्रुप है। और एक पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पीएसआईआर का आंसर राइटिंग ग्रुप है। तो दोनों यू कैन फॉलो इट, वहाँ पे क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट इट जो भी। और अगर आपको आंसर्स चेक करवाने हैं तो वेरी नॉमिनल फीस जमा करके यू कैन गेट योर आंसर्स इवेलुएटेड। आप फीडबैक ले सकते हो डिटेल्ड, जो भी आपको लगता है प्रॉब्लम। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी डाउट लग रहा है कि आंसर कैसे लिखा जाए, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल क्या, यू लीव अ मैसेज इस पे 63 920 17 981। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर फॉर द चैनल। लीव अ मैसेज, यू कैन बुक अ सेशन विद मी। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको डिटेल गाइडेंस दे सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो और टेलीग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो @आस्क पंकज आईएएस। ठीक है, आस्क पंकज आईएएस, ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है। और सेम नंबर टेलीग्राम पे भी है, ये वाला जो नंबर है ये टेलीग्राम पे भी है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो हमको। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो वी कैन, आवर टीम विल गाइड यू, ठीक है, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, इसके अलावा छोटी सी और जानकारी है, वी हैव स्टार्टेड टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज में हम लोग जो है सेपरेटली जो है हर चीज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और हम जल्दी ही इसका पीडीएफ ब्राउचर्स अवेलेबल करा देंगे। तो जो है ये है यूपीएससी 2024 की मेंस टेस्ट सीरीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग लगभग जो है आपको 8 टेस्ट देंगे, राइट, 8 टेस्ट रहेंगे उसमें। दीज आर द फीचर्स, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। तो 4 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्ड जो भी होता है स्टैंडर्ड आंसर्स, मॉडल आंसर्स मिलेंगे आपको, फीडबैक मिलेगा, और बीच बीच में आपकी टेलीफोन से कंसल्टेशन भी हो जाएंगी, राइट। तो दीज आर द फीचर्स। इसके अलावा आपको एक कंपाइलेशन भी देंगे हम, जो टॉपिक वाइज रहेगा मॉडल आंसर्स का, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, और मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उसके मॉडल आंसर्स वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो कंपाइलेशन होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ऑल दीज आर द फीचर्स, यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। तो आप जो मैंने नंबर बताया था उस पर जो है आप मैसेज सेंड करो। इसके अलावा वी विल बी ऑल्सो कंडक्टिंग द टेस्ट। तो मेन टेस्ट सीरीज जीएस, मेंस की जीएस की भी होगी, पेपर 1 2 3 4, इसका भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पेपर सिर्फ एथिक्स का करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि एथिक्स टफ है आपके लिए, तो यू कैन ज्वाइन द एथिक्स टेस्ट सीरीज। इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, यू कैन फाइंड द ब्रोशर देयर। ओके, तो ये, और बाकी एससी पेपर भी है, इसमें आपको लगभग 10 एसेज का प्रैक्टिस किया जाएगा, और लगभग 100 जो करंट एसेज हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो उसको आपको नोट्स फॉर्म में पीडीएफ कंपाइलेशन मिलेगी। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज अरेंज, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। साथ ही फिलोसफिकल एसेज कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। साथ ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिलोसफी के, छोटे छोटे कोट्स हैं, उसका एक कंपाइलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 4000 होगी। तो उसमें आपको 10 टेस्ट लिखने को मिलेंगे, प्लस पूरा एस्से का मटेरियल मिलेगा, राइट। तो दिस इज इट इस वाले वीडियो के लिए। चलो हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।